दोस्तों, रेनेगेड इमॉर्टल की विशाल और मिस्टीरियस वर्ल्ड दो बड़ी पावर हाउसेस में डिवाइडेड है, एंशिएंट क्लैन और सेलेस्टियल क्लैन। दोनों के पास अपनी अलग पावर सिस्टम, अपनी लेगेसी और अपना एक पुराना हिस्ट्री है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों क्लैन्स का असली ओरिजिन क्या है। क्या ये बस दो अलग रेसेस हैं जो वक्त के साथ पावरफुल बन गई, या फिर इनके पीछे कोई और भी पुराना और भी पावरफुल राज छुपा हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वैंग लिन, क्या वो सच में एक ट्रू एंशिएंट गॉड है जिसका ब्लड और पावर प्योर एंशिएंट लिनियज से आता है, या फिर उसकी पावर सिर्फ एक इनहेरिटेंस है, एक ऐसी पावर जो उसने किसी और से हासिल की है। आज की इस डिस्कशन में हम एंशिएंट क्लैन और सेलेस्टियल क्लैन के पावर सिस्टम, उनके 36 मिस्टीरियस स्टेट्स और उनके ट्रू एंसेस्टर्स के हिडन सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करेंगे। शायद आज के बाद आप रेनेगेड इमॉर्टल की वर्ल्ड को बिल्कुल एक नई नज़र से देखने लगेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट क्लैन की। ये कोई एक सिंपल या सिंगल ग्रुप नहीं है। असल में ये तीन अलग अलग ब्लड लाइन्स या कह लो खून की धाराओं से मिलकर बना है। एंशिएंट गॉड, एंशिएंट डीमन और एंशिएंट डेविल। इन तीनों ब्रांचेस की अपनी अलग पावर सिस्टम, अपनी एबिलिटीज और अपनी लेगेसी है। कुछ स्ट्रेंथ और फिजिकल डोमिनेंस में सबसे आगे हैं, तो कुछ मिस्टिकल और डिस्ट्रक्टिव पावर्स के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक बात कॉमन है, ये तीनों ही एंशिएंट क्लैन की असली फाउंडेशन है, जिन्होंने इस वर्ल्ड की बैलेंस ऑफ पावर को डिफाइन किया है। और यहीं से शुरू होती है एंशिएंट क्लैन की असली कहानी, जहां हर ब्लड लाइन अपनी अलग पहचान और अपनी खुद की टेरिफाइंग पावर लेकर आती है। एंशिएंट क्लैन का अपना एक पावरफुल कंट्री है जिसे द एंशिएंट नेशन कहा जाता है। ये नेशन 3 बड़े किंगडम्स और 36 स्टेट्स में डिवाइडेड है। हर किंगडम और स्टेट का अपना रोल होता है, लेकिन सब मिलकर एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। एंशिएंट नेशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनकी यूनिटी है। यहाँ ग्रैंड एम्परर का रोल ज्यादातर एक प्रोटेक्टर का होता है, लेकिन असली लॉयल्टी एम्परर के लिए होती है, जिसे सबसे ऊपर माना जाता है। अगर कोई बाहरी फोर्स एंशिएंट नेशन पर अटैक करता है, तो अलग अलग किंगडम्स और स्टेट्स के लोग मिलकर उसका सामना करते हैं। इसी वजह से एंशिएंट क्लैन का सिस्टम काफी ऑर्गेनाइज्ड और यूनाइटेड माना जाता है, जो उन्हें सेलेस्टियल क्लैन से थोड़ा अलग बनाता है। 9 सन्स में से 4 सन्स एंशिएंट क्लैन के पास हैं, जिन्हें ग्रैंड एम्पेरियंस भी कहा जाता है। इनकी नंबर्स कम हैं, लेकिन इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और एंशिएंट ब्लड लाइन इस डिफरेंस को बैलेंस कर देती है। अब बात करते हैं हमारे हीरो वैंग लिन की। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वैंग लिन सच में एक ट्रू एंशिएंट गॉड है? नॉवल के मुताबिक एक ट्रू इनहेरिटेंस के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, नॉलेज यानी ज्ञान और पावर यानी ताकत। दोनों का कंप्लीट होना जरूरी होता है, तभी किसी को असली सेंस में ट्रू इनहेरिटेंस मिलती है। वैंग लिन के केस में सिचुएशन थोड़ी अलग थी। उसे तू सी से सिर्फ नॉलेज मिला था, जबकि असली पावर उसके दुश्मन तू सेन के पास थी। इसी वजह से शुरुआत में वैंग लिन को एक इनकम्प्लीट एंशिएंट गॉड माना जा सकता है। बाद में वैंग लिन ने अपनी मेहनत और कल्टीवेशन से इन दोनों चीज़ों को कंबाइन किया और धीरे धीरे अपनी अलग पहचान और स्ट्रेंथ बनाई। इस प्रोसेस ने ही उसे बाकी एंशिएंट गॉड से थोड़ा डिफरेंट बना दिया। एंशिएंट क्लैन की ग्रोथ 1 से 9 स्टार्स तक होती है। जैसे एंशिएंट गॉड के 1 से 9 स्टार्स होते हैं, वैसे ही एंशिएंट डीमन और एंशिएंट डेविल के भी 1 से 9 स्टार्स होते हैं। लेकिन उनकी पूरी ग्रोथ को समझने के लिए इस सफ़र को आमतौर पर 3 बड़े स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। हर स्टेज उनकी पावर, एबिलिटीज और डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 1, जुवेनाइल स्टेज, जिसे हम 1 से 3 स्टार्स कह सकते हैं। ये रफली फर्स्ट स्टेप कल्टीवेटर्स यानी कोर फॉर्मेशन से असेंडेंट के बराबर होता है। इस स्टेज में अक्सर एंशिएंट क्लैन के मेंबर्स को प्लैनेट्स के अंदर सील करके रखा जाता है, ताकि वो धीरे धीरे प्लैनेट की एनर्जी अब्जॉर्ब करके मैच्योर हो सकें। 3 स्टार एंशिएंट गॉड की फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो नॉर्मल मैजिक वेपन्स को भी आसानी से तोड़ सकता है। नंबर 2, मैच्योर स्टेज, इसे हम 4 से 6 स्टार्स कह सकते हैं। ये सेकंड स्टेप कल्टीवेटर्स यानी निर्वाण स्क्रायर, क्लेंजर और विजन्स के बराबर मानी जाती है। एक टर्निंग पॉइंट, 6 स्टार पर हर ब्रांच अपने अंदर एक इनर बीइंग डेवलप करती है। एंशिएंट गॉड, इनके अंदर एक मून गेज सर्पेंट पैदा होता है। एंशिएंट डीमन, एक ह्यूमन लाइक स्पिरिट फॉर्म डेवलप होती है। एंशिएंट डेविल, एक शैडो या ऑरा जैसी फॉर्म मैनिफेस्ट होती है। नंबर 3, अडल्ट स्टेज, इसे हम 7 से 9 स्टार्स कह सकते हैं। ये थर्ड स्टेप कल्टीवेटर्स यानी लाइफ एंड डेथ और हेवन ट्रैम्पलिंग से नीचे वाले रियल्म्स के बराबर माना जाता है। जब कोई 9 स्टार्स अचीव करता है तो उसे अपनी ब्रांच का लॉर्ड कहा जाता है, जैसे गॉड लॉर्ड। 8 स्टार और 9 स्टार पर एंशिएंट क्लैन को एंशिएंट आर्मर और एंशिएंट वेपन्स मिलते हैं, जो उनकी ब्लड लाइन से नेचुरली मैनिफेस्ट होते हैं।
जब कोई रॉयल एंशिएंट गॉड इन तीनों ब्रांचेस यानी एंशिएंट गॉड, एंशिएंट डीमन और एंशिएंट डेविल को कल्टीवेट करके उन्हें आपस में फ्यूज करता है, तब वो एंशिएंट ऑर्डर की स्टेट तक पहुंच जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर 3 अलग अलग ब्लड लाइंस की एनर्जीज एक ही सिस्टम के रूप में काम करने लगती हैं। यानी बॉडी, माइंड और डिस्ट्रक्टिव पावर अलग अलग नहीं रहते, बल्कि एक बैलेंस्ड फोर्स बन जाते हैं। इस फ्यूजन के बाद कल्टीवेटर के पास एंशिएंट गॉड की फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, एंशिएंट डीमन का मेंटल और सोल कंट्रोल और एंशिएंट डेविल की डिस्ट्रक्टिव ऑरा, ये तीनों पावर्स एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। इसी स्टेट को एंशिएंट ऑर्डर कहा जाता है, जहां कल्टीवेटर का पावर सिस्टम नॉर्मल एंशिएंट क्लैन मेंबर्स से काफी ज्यादा कंप्लीट और बैलेंस्ड हो जाता है। वैंगलिन बाद में एंशिएंट ऑर्डर बन जाता है।